ही में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। इसी सेलिब्रेशन के बीच में न्यूज़पेपर में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ईदगाह का मामला था, जहां पर कर्नाटक सरकार ने ईदगाह के अंदर गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करने की परमिशन दे दी थी। इस परमिशन को चैलेंज करते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये कहा था कि चूंकि ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति है तो इस तरह का परमिशन जो है नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर हम सभी जानते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट की परमिशन को बरकरार रखा और वहां पर बकायदा जो है एक सेलिब्रेशन हम लोगों को देखने को मिला था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता, और यदि ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो क्या है। और कर्नाटका हाई कोर्ट और ईदगाह वाला ये जो मामला हुआ था, इसमें एक शब्द यूज हुआ था वक्फ संपत्ति। तो ये वक्फ संपत्ति क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 है उसमें देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके रिलेवेंट हो जाते हैं। कैसे? जैसे हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 है, जो अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का एक अधिकार देता है, वो मामला भी यहाँ पर जुड़ता है। यानी हमारे यहाँ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है, और चूंकि हम उनको मान्यता देते हैं तो हम उनको कुछ अधिकार भी देते हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक है कि वो अपनी संपत्ति का रखरखाव कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर बनते हैं, लेकिन आज हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि वो संपत्ति कौन सी है जिसको सरकार भी अपने अधिकार में नहीं मानती। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समाचारों में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गणेश पूजा के लिए मना कर दिया। कहां पर? बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड में। लेकिन वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी गणेश सेलिब्रेशन के लिए। कहां पर? तो हुबली का जो ईदगाह ग्राउंड था। यानी कि यहाँ पे देखिए कंट्रास्टिंग सीन हमें दिखाई दिए दो अलग अलग ईदगाह ग्राउंड पर, जो कि कर्नाटका में ये पूरा मामला चला और बेसिकली गणेश चतुर्थी को ये पूरा का पूरा मामला हुआ। तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं जेन्युइन सी क्वेरी मन में उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने हाँ कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, सबसे पहले तो दरअसल बेंगलुरु ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है पूजा के लिए कोई और स्थान देख लीजिए, क्योंकि जो बेंगलुरु ईदगाह वाला मामला था ये पहले से ही लंबित था, इस पर सुनवाई चल रही थी और अगली सुनवाई जो है 22-23 सितंबर के आसपास रखी गई है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि तब तक हम स्टेटस को मेंटेन करके रखें और वापस से आप जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के पास जाइए, इस मामले को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हुबली धारवाड़ ईदगाह मामला था उसमें कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा और सेलिब्रेशन की अनुमति दे दी। उन्होंने ऐसा किस आधार पर किया? तो दरअसल उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला था और ये जो मामला है यहाँ पर फैक्ट्स अलग हैं। फैक्ट्स कैसे अलग है? उन्होंने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश का हवाला देते हुए ये कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जो ये संपत्ति थी धारवाड़ हुबली ईदगाह वाली, इसको दरअसल HDMC की संपत्ति माना था। देखिए, याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि ये मुसलमानों की संपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के फैसले में कह दिया था कि ये दरअसल जो धारवाड़ हुबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये उसकी संपत्ति है और दरअसल इस संपत्ति को लीज पर दिया गया था। और याचिकाकर्ता खुद मान रहे हैं कि हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर अवसर पर नमाज पढ़ने की इजाजत जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी थी। यानी कि याचिकाकर्ता खुद मान रहे थे कि परमानेंटली हम यहाँ पे अपनी पूजा नहीं कर रहे थे, हमें टाइम टू टाइम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बात की परमिशन दी थी। तो यहाँ पर फैक्ट एक्चुअली ये अलग था कि ये मुसलमानों की संपत्ति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वक्फ संपत्ति नहीं माना था। इसीलिए कर्नाटक सरकार जो कह रही है वो दरअसल ठीक है। और याचिकाकर्ता ने एक्चुअली ऐसे कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किए थे कि ये माना जाए कि नगर निगम ने ही इस संपत्ति को पूजा स्थल घोषित कर दिया हो, ऐसे भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अदालत ने एक एक्ट
एक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, इसके तहत इसको पूजा स्थल भी घोषित नहीं किया गया है। तो दरअसल याचिकाकर्ता को ये मानना पड़ा कि इस संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। यानी अगर संपत्ति, यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं, धारवाड़ हुगली जो ईदगाह था, अगर इसकी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है तो मतलब ये किसकी है, ये बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संपत्ति है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्योंकि एक सरकारी जमीन है तो किसी एक धर्म के पक्ष में फैसला नहीं देंगे, वो सभी धर्मों के लोगों को इक्वली जो है ट्रीट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, हमारे यहाँ बेसिकली एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यूज होता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सभी धर्मों को समान तरीके से रखेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये तो हुआ मामला कि आपको देखिए, क्योंकि रमजान और बकर ईद के मौके पर जो है नमाज पढ़ने की परमिशन यहाँ पे मिली थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजा करने के लिए परमिशन देने में कोई बुराई नहीं है। तो इतना तो हम समझ गए। अब देखिए मामला ये आता है, भारी सुरक्षा देखिए वहां पर रखी गई और इस भारी सुरक्षा के बीच में जो है सेलिब्रेट जो है किया गया। लेकिन हमें दरअसल ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से आधार हैं, वक्फ संपत्ति क्या होती है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर क्या मामला है, और हमारे देश में ऐसी कितनी संपत्तियां हैं भाई जिनको वक्फ घोषित कर दिया गया है, और बेसिकली फिर इस पर सरकार का अधिकार क्यों नहीं रहता। दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस जो बेसिकली हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए दो बातों को हमने अभी तक क्लियर किया। बेंगलुरु की जो चामराजपेट ईदगाह थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के लिए मना कर दिया, लेकिन जो धारवाड़ हुगली वाली ईदगाह थी वहां पर देखिए पूजा के लिए हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक बात है। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच में बेसिकली हुआ। इसके साथ ही देखिए एक और न्यूज आती है जहां पर देखिए दैनिक जागरण की न्यूज थी, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में पहली बार लहराया तिरंगा, भूमि पर स्वामित्व का साक्ष्य पेश नहीं कर सका था वक्फ बोर्ड। यानी कि बोर्ड इस बात का प्रूफ नहीं पेश कर सका था कि एक्चुअली में ओनरशिप किसकी है जमीन पर। तो इसीलिए देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार 15 अगस्त 2022 को वहां पर जो है तिरंगा लहराया था। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड ये क्या होता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वक्फ क्या होता है। तो देखिए वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति, यानी कि एक ऐसी चल या अचल संपत्ति जिसे अल्लाह के नाम कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को परोपकार के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए डोनेट अगर करना चाहे तो उसको अल्लाह के नाम पर डोनेट कर सकता है। एक बार जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दी गई तो फिर उसका स्टेटस जो है नहीं बदल सकता। एक बार कोई संपत्ति वक्फ हो गई तो हमेशा के लिए हो गई। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक इस्लाम धर्म में एक्चुअली एक बात कही जाती है कि हजरत उमर के पास देखिए एक संपत्ति आई थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि मैं इस संपत्ति का प्रयोग अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने कहा इस संपत्ति को ठहरा दो। अब थोड़ा ठहरते हैं। देखिए वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ठहराना, फिक्स कर देना। तो जब पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा कि संपत्ति को ठहरा दो, फिक्स कर दो, मतलब उसको वक्फ कर दो, उसको अल्लाह के नाम जो है दे दो। तो यहाँ पर देखिए जो संपत्ति डोनेट कर दी गई है अल्लाह की संपत्ति, उसको कहते हैं वक्फ, राइट। इसके बाद जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को डोनेट किया है उसको कहते हैं वाकिफ, जिसने संपत्ति को डोनेट किया है। और बेहद इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है वो इस बात का मकसद भी निर्धारित कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज की जाए। जैसे कब्रिस्तान के लिए जगह देनी हो, मस्जिद के लिए जगह देनी हो, मदरसे खोलने के लिए जगह देनी हो, इस तरह की जमीन या फिर पैसा या किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति को जो है डोनेट किया जा सकता है। और उसके बाद यदि आपने कोई खेत डोनेट किया है तो उससे जो फसल का पैसा आ रहा है, यदि आपने कोई दुकान डोनेट की है तो उससे जो किराया आ रहा है, ये भी फिक्स किया जा सकता है कि इसको किस मकसद के लिए यूज करना है। क्या आप इस
का इस्तेमाल जो है गरीब मुसलमानों को खाना खिलाने के लिए करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो दो वर्ड हमने समझे, वक्फ समझा, वाकिफ हमने समझा। एक वर्ड होता है मुतवल्ली। मुतवल्ली का मतलब क्या है? जो संपत्ति डोनेट कर दी गई है उसकी देखभाल किसी को तो करनी होगी, तो इमीडिएट लेवल पर जो देखभाल करता है उसको मुतवल्ली कहते हैं। यह संपत्ति का प्रबंधन करता है, इसी के डायरेक्ट कंट्रोल में जो है प्रॉपर्टी रहती है। इसके ऊपर फिर लेवल पर एक होता है वक्फ बोर्ड। मुतवल्ली जो कि नीचे लेवल पे जो उस प्रॉपर्टी को देख रहा है, मान लीजिए कोई खेत डोनेट हुआ है तो उस खेत की देखरेख कर रहा है। लेकिन एक राज्य में इस तरह की बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, राइट। अब उस सारी संपत्ति के ऊपर मुतवल्ली बैठे हुए, उन मुतवल्लियों के ऊपर एक्चुअली कौन बैठा हुआ है? तो वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, ठीक बात है। वो दरअसल इन सारी संपत्तियों का क्या है? प्रबंधन करता है। इतना आप समझ गए। तो ये हमने चीजें समझी, ये हमने जाना। अब यहाँ पर देखिए, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हुआ ओबली ईदगाह मैदान में, पिक्चर्स के माध्यम से हिंदुस्तान टाइम ने जो है इस चीज को दिखाया हुआ था। तो अब हमें जो है क्या पहुंचना है? वक्फ क्या है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 1998 में अपना एक फैसला दिया। क्या कहा? एक संपत्ति जो एक बार वक्फ हो जाती है फिर वो हमेशा के लिए ऐसी ही रहती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक मामला हुआ जहां पर बेसिकली फिर से रिपीट किया गया। अगेन स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द दिल्ली वक्फ बोर्ड एंड अनदर्स, ठीक है, 2010 का मामला। इसमें देखिए उन्होंने काफी चीजें बताई हैं। इन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट वंस अ वक्फ क्रिएटेड इट कंटिन्यूज टू रिटेन सच कैरेक्टर व्हिच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी एक्ट ऑफ मुतवल्ली और एनी क्लेमिंग थ्रू हिम। यानी कि एक बार कोई संपत्ति अल्लाह के नाम हो गई तो हो गई, अब उसका इस्तेमाल किसी और तरीके से नहीं हो सकता है, कोई उस पर अपना स्वामित्व नहीं दिखा सकता है, और उस संपत्ति का जो एक नेचर है उसको नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये समझना है कि जो संपत्ति है वो वक्फ होती कैसे है। तो देयर इज अ एक्ट, एक्चुअली वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, यानी कि आपके पास एक एक्ट है 1995 का, जहां पर बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ होनी है तो कैसे होगी। तो किसी डीड के जरिए, सर्वे के जरिए, या लगातार संपत्ति का इस्तेमाल कैसे हो रहा है उसके निर्धारण के माध्यम से किसी संपत्ति को वक्फ दर्ज किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए किसी मुस्लिम के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं तो एक डीड के जरिए वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर सर्वे कर कर कुछ ऐसी संपत्तियां अगर है जिनका स्वामित्व बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो लंबे टाइम से जो है मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए यूज होती आ रही है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो लंबे टाइम से चैरिटी पर्पज से यूज होती आ रही थी मुस्लिम समुदाय में, तो उनको वक्फ जो है घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो 1/3 से ज्यादा ऐसा नहीं कर सकता। भाई ये ना हो कि एकदम एंड टाइम पे आप नाराज थे अपने बच्चों से, आप अपनी सारी ही प्रॉपर्टी जो है अल्लाह के नाम कर दें। एक कंडीशन रखी गई कि 1/3 आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप डेथ टाइम पर ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसके बाद क्या है? संपत्ति दर्ज हो गई, ठीक बात है। अब बेसिकली क्या होता है कि इस संपत्ति को आपने क्या है एक नोटिफिकेशन के द्वारा गैजेट में बेसिकली दर्शाना रहता है, और यहाँ पर काम पूरा नहीं होता। दरअसल होता क्या है कि आपको राज्य सरकार के रिकॉर्ड्स में भी उसको एज अ वक्फ संपत्ति दर्ज कराना रहता है, तब जाके मामला पूरा होता है। और क्योंकि देखिए, एक बार जब राज्य सरकार के रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज हो गया तो फिर उस प्रॉपर्टी को कोई जल्दी से हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए कहा गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर सरकार का अधिकार भी शायद नहीं होता। तो देखिए, अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो वक्फ संपत्ति है इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, ना ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार वक्फ किसी संपत्ति को कर दिया तो फाइनल डिसीजन नहीं। अगर किसी को आपत्ति है, कोई चाहता है कि ये वक्फ ना हो, अगर किसी को आपत्ति है तो वो उस संपत्ति के वक्फ घोषित होने के
1 साल के भीतर भीतर एक ट्राइब्यूनल इस पर्पस के लिए बैठता है, वहां पर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। ट्राइब्यूनल इस बात को तय करेगा कि वो संपत्ति वक्फ है या नहीं, और ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है। और इस मामले में भी कई विवाद उठते हैं कि ट्राइब्यूनल को इतनी ज्यादा पावर्स क्यों दी गई है। हालांकि अगर मामला नहीं सुलझता है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर विवाद होता है, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए, किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए सबसे पहले क्या है, एक वक्फ नामा जो है तैयार किया जाता है। ठीक बात है। फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन कराया जाता है, और संपत्ति को जो सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं वहां पर वक्फ के रूप में दर्ज कराया जाता है। जब तक ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसे दर्ज नहीं होगा तब तक मामला पूरा जो है नहीं समझा जाता। किसी फर्म को, किसी कॉर्पोरेशन को, इनको भी जो है वक्फ के रूप में दर्ज कराया जा सकता है। इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी, राइट। तो ये आप जो है थोड़ा सा समझ गए। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया वक्फ अधिनियम 1995, इसके तहत जो है कोई प्रॉपर्टी बेसिकली आप घोषित कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, संशोधन किया गया, वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। तो इसके माध्यम से बेसिकली सेंट्रल लेवल पर एक स्वायत्त बॉडी काउंसिल, उसकी पावर्स बढ़ा दी गई। देखिए, मैंने आपको बताया था हर राज्य के अंदर अपने क्या है, स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं। तो स्टेट का मामला हो गया। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, तो सेंट्रल लेवल पर एक परिषद होती है, राइट। उस परिषद का काम ही होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वक्फ संपत्ति से जो मामले हैं उन पर मशविरा दे। 2013 का जो अमेंडमेंट वाला एक्ट आया, इसके माध्यम से उस काउंसिल को ये पावर दे दी गई कि जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उनको आप रेगुलेट भी कर सकते हो, उनको किसी मुद्दों पर सलाह मशविरा भी दे सकते हो, राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं। यहाँ पर देखिए, हाल ही में केरला का भी एक मामला न्यूज में था, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये 23 अगस्त की न्यूज आई थी। केरला में एक बिल आया था जहां पर वक्फ बोर्ड के अंदर जो अपॉइंटमेंट हो रही थी उनको इंटरेस्ट करना था एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। लेकिन अब जो है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इस बिल को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो एक बिल लेके आए, अब इसको क्या है, विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मामला जो है लगातार न्यूज में है। अब हमें एक बात पता हो कि भारत में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं। तो देखिए, जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, ठीक है, वो दरअसल एक प्रोग्राम चला रहा है। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं इनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए आपको इस प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए। प्रोग्राम का नाम है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या है? वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और जब लास्ट टाइम सर्वे किया गया था तो अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट है, बेसिकली वो ये बताती है कि देश भर में 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो सबसे ज्यादा संपत्ति है इंडिया में रेलवे के पास। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो डिफेंस जो हमारा विभाग है, रक्षा विभाग है, उसके पास है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो दरअसल वक्फ प्रॉपर्टीज ही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो सर्वाधिक संपत्तियां वक्फ के रूप में उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। और उसके बाद देखिए, जो बेसिकली बिहार और उत्तर प्रदेश है वहां पर वक्फ बोर्ड भी एक समान नहीं है। वहां पे सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड ये अलग अलग है। आप तो जानते होंगे ना कि मुसलमानों के अंदर भी एक सिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय अलग होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर वो अलग अलग है। देखिए, वास्तव में वक्फ संपत्तियां कितनी हैं इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां जिनका इस्तेमाल तो वक्फ के तौर पर हो रहा है लेकिन उनको भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया गया है, या फिर फिलहाल हम जो डाटा पढ़ रहे हैं वो काफी पुराने सर्वे के बेस पर है। नया जो है सर्वे कराए जाने की जरूरत है। ठीक है, इतना हम जो है आराम से समझ गए कि काफी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं। अब क्योंकि मैंने बात की थी कि सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर क्या है, एक स्वायत्त निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहा जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं बेसिकली वो इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं।
आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी तक अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे वो जो है मुख्तार अब्बास नकवी थे, अब कौन हो गए हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर राज्य स्तर की बात करें तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं और टोटल कितने 32 हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वक्फ है ये बेसिकली एक ट्रस्ट की तरह ही होता है। तो ट्रस्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट है जो धर्म के लिए रिलेटेड नहीं है, जो न्यूट्रल है, रिलीजन से अलग है। कोई भी जो है ट्रस्ट को बना सकता है। जैसे बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज ट्रस्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं, बहुत सारी धर्मशालाओं का, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का ट्रस्ट के माध्यम से जो है कार्यान्वयन किया जा सकता है, जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं रहते हैं, जो ओपन टू एवरीवन होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ उसके लिए क्या है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 वाला। तो वक्फ भी ट्रस्ट की तरह ही है, लेकिन जो ट्रस्ट का मकसद होता है वो ज्यादा विस्तार वाला होता है, ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी धर्म के लोगों के लिए वो हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स, धर्मशालाएं हो सकती हैं, है ना, पार्क वगैरह हो सकते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इस तरह की चीजें जो है हो सकती है। तो ट्रस्ट एक बड़े मकसद के लिए सेटअप किया जाता है, धार्मिक भी हो सकते हैं, चैरिटी के पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। एक डिफरेंस ये समझ लीजिएगा, ट्रस्ट को उसके मेंबर्स के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगर मेंबर्स चाहे कि अब ट्रस्ट की जरूरत नहीं है तो भंग किया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये जो काउंसिल होती है इसके अंदर जो इस्लाम के जो सांसद हैं वो सब लोग होते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो तो इसके अध्यक्ष होते ही हैं। इसके अलावा जो इस्लाम के जानकार लोग होते हैं वो सब भी इसके अंदर जो है होते हैं। दूसरी जो बात आती है वो बेसिकली आती है वक्फ बोर्ड की। देखिए अभी हाल ही में एक ये न्यूज़ में भी था उत्तर प्रदेश का मामला, देखेंगे आप कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उन्होंने बेसिकली पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर एक सर्वे किया और पाया गया बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज जो गरीब मुसलमानों के हित के लिए काम करते हुए होनी चाहिए थी, वहां पर आलीशान बंगले और देखिए क्या है मॉल वगैरह पाए गए। तो ये 4 राज्यों की जो है रिपोर्ट सेंटर को जो है भेजी भी गई है। तो अगेन ये न्यूज़ में था, यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल वक्फ काउंसिल की आप 89th मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया नए मंत्री कौन है ये आपको जो है बताना है। तो इसका मतलब हमें काउंसिल पता चल गया, तो वक्फ बोर्ड हमें पता हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। तो देखिए वक्फ जो बोर्ड होता है उसमें भी इस्लाम के जानकार लोग भी मेंबर होते हैं, एमएलए वगैरह भी मेंबर होते हैं। ठीक है, सदस्यों को चयनित किया जाता है, सदस्य मिलकर फिर अध्यक्ष का चयन करते हैं। वक्फ बोर्ड को कोर्ट समन भी भेज सकता है, अगर कोई संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर मामला है तो समन भेजा जा सकता है। एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार इसके अंदर होते हैं। इसके ऊपर कौन होता है, तो काउंसिल जो है इसके ऊपर होती है। अब बताइए क्या, अब हमें ये एक आइडिया लग गया वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होता है। 2 एक्ट है 1995 वाला और 2013 वाला। ठीक है, अब देखिए वक्फ बोर्ड में बेसिकली सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त करती है, ये गवर्नमेंट के पास राइट है। ठीक है, अब देखिए जो वक्फ संपत्ति है उसका प्रबंधन डायरेक्ट करने के लिए मुतवल्ली जो है बेसिकली नियुक्त किए जाते हैं। संपत्ति का सीधा नियंत्रण मुतवल्ली के हाथ में होता है और मुतवल्ली जो आय मिल रही है उस प्रॉपर्टी से उसका बेसिकली एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को भी देते हैं, यानी कि बोर्ड को भी पैसा मिलता है। ठीक बात है। अब हम बेसिकली ये समझते हैं कि वक्फ संपत्तियों पर विवाद क्यों होते हैं। तो देखिए देयर इज अ सेइंग, व्हेन यू बाय अ लैंड यू बाय अ लिटिगेशन, यानी कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो विवाद आप खरीदते हैं। तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मामला होगा तो विवाद तो होगा ही, और वक्फ प्रॉपर्टियों के तो हजारों मामले जो है अदालतों में लंबित है। जैसे हुगली ईदगाह जिससे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो को, उस पर भी कई दशक से क्या है ऑलरेडी विवाद चल रहा है। दरअसल क्योंकि अल्लाह की संपत्ति होती है तो इनका कोई वारिस नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी पर अपनी खराब नीयत की वजह से दरअसल क्या करते हैं, इन पर दावा कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन संपत्तियों का रखरखाव किया जाए, और जैसा मैंने एक केस दिखाया कि संपत्ति पर होटल्स बन गए हैं, तो मुस्लिम समुदायों का जो कमजोर तबका है उसके लिए इनका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
तो यहाँ तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी। अब लास्ट में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोल दिया है आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कि धार्मिक हो सकता है, भाषाई हो सकता है, वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी लिपि का संरक्षण करने के लिए अपने आप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के अधिकार रखता है। और उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, दरअसल उन पे उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी उनका अपना होता है। सरकार का बहुत ही कम दखल होता है इन सारे मामलों में। इसीलिए जो ईदगाह वाला मामला भी हुआ था, वहां पर याचिकाकर्ता की ओर से यही कहा गया था कि क्योंकि ये जमीन इस्लाम धर्म से बिलोंग करती है, तो सरकार इस पे किसी दूसरे धर्म को पूजा करने की परमिशन नहीं दे सकती। और पहले ये प्रूफ हुआ कि वो जमीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, तो सरकार का फैसला जो है माना गया। अगर ये प्रूफ हो जाता कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो शायद फैसला कुछ और होता। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड सा ये जो टॉपिक था, जिसके बारे में जनरली हम नहीं पढ़ते लिखते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत जल्द हम आर्टिकल नंबर 30 के बारे में भी पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा इसके बारे में कोर्ट की तरफ से कुछ आ जाएगा। अब ये मामला चल ही रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिर क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।